चार्ज करते हैं आपको, आप पर अभियोग लगाते हैं और सब आपको दंडवत करें। दब्बा मुलाहिजा होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। मगर इसी आधे घंटे में पंकज त्रिपाठी का यंगर अटल जी वाला रोल और उसके बाद पूरी फिल्म में अटल जी का उनका पूरा पोर्ट्रेल कई सवाल पीछे छोड़ गया। तब नरसिम्हा राव ने अटल जी के कान में यही बात धीरे से कही थी, मैं नहीं कर सका, तुम कर देना। अब अगर मैं एक सेकंड के लिए कहूं कि जब अटल जी भाषण नहीं देते होंगे तब भी क्या वो अपने साथियों से, अपने कॉलीग से ऐसे ही स्टाइल में बात करते होंगे जैसे वो कोई भाषण देते हों, तब आप क्या कहोगे? देखा जाए तो अटल जी राजनीति के अभिमन्यु थे, जो चक्रव्यूह में घुस तो गए थे मगर कई मोर्चों पर वो उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए थे। मैं अटल हूं भारत के 10वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म। इस फिल्म से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, वो ये कि बेटा काम ऐसा करो कि 4 लोग बोलें कि बेटा तू रहने दे। रियली अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। जिनको सही पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं मालूम वो इस मूवी को दिल जीतने वाली फिल्म कहेंगे और जिनको कुछ नहीं मालूम वो थिएटर में पूरे बावले बनकर घूमेंगे। क्यों हमेशा बायोपिक्स, स्पेशली हमारे देश की पॉलिटिकल बायोपिक्स ऐसे ही मीडियोकर बनती हैं? पीएम नरेंद्र मोदी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं अटल हूं में भी वही गलती। हिस्टोरिकल ब्लंडर्स, सेलेक्टिव हिस्ट्री एंड अबव ऑल एक्टिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मिमिक्री। जानते हैं आज मैं अटल हूं मूवी की वो गलतियां जो शायद होने से रोकी जा सकती थी। जो लोग सही को सही सुनना चाहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के वो 3 स्तंभ जानना चाहते हैं जो इस मूवी में सिर्फ मजाक बनकर रह गए, सिर्फ वो ही ये वीडियो आगे देखें। बाकी कमजोर हृदय वाले कृपया इस वीडियो को स्किप कर दें। एंड में स्पॉयलर्स हैं, सो बी केयरफुल। लेट्स रोल आउट। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। इससे पहले कि मैं रिव्यू में आगे बढ़ूं, एक बात मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूं। हम पिछले 15 दिनों में सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर सीरीज पर ही काम कर रहे थे और प्रभु श्री राम की कृपा से अब वो सीरीज लगभग बनकर तैयार है और सिर्फ कुछ फाइनल सीन्स ही बाकी हैं। इसलिए मैं डंकी रिव्यू के बाद डंकी मार गया था और रिव्यू ऑफ रिव्यूअर्स का पहला एपिसोड भी रह गया था। मगर कल हम हमारे सीरीज का एक सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं जिसमें आपको हमारे स्टूडियो द्वारा निर्मित 3D अयोध्या राम मंदिर की झलक और संपूर्ण वॉक थ्रू देखने को मिलेगा। सो तैयार रहिएगा कल शाम को। एंड ऑल्सो फर्स्ट एपिसोड ऑफ राम मंदिर सीरीज अगले हफ्ते रिलीज होगा। सही डेट कल के सॉन्ग के बाद आप सभी को मालूम पड़ जाएगी। और हाँ, हनुमान वीडियो भी आएगा, चिंता मत करो। मैं अटल हूँ मूवी शुरू होती है उस मीटिंग से जहां अटल जी के सामने तीनों सेनाओं की चीफ्स बैठे हुए होते हैं और पाकिस्तान के कारगिल में घुसपैठ करने के बाद की रणनीति बनाने के लिए अटल जी के इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे होते हैं। और ठीक इस सीन के बाद सीधा फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है और अटल जी के जीवन का वो पल जब वो पहली बार एक भाषण देने जाते हैं और वो स्टेज पर नर्वस होकर एकदम से चुप होकर स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। यही वो पल था जो उनके जीवन का वाकई टर्निंग पॉइंट था। एज इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी भाषण याद करके बोला नहीं, बल्कि सीधा एक्सटेम्पोर ही बोला। बोले तो सीधा दिल से, बिना किसी फिल्टर के। फिल्म के शुरू के आधे घंटे में जितने किरदार आए, लाइक अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी के रोल में पीयूष मिश्रा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रोल में दयाशंकर पांडे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रोल में प्रमोद पाठक, सभी ने उस आधे घंटे को जीवंत कर दिया। मगर इसी आधे घंटे में पंकज त्रिपाठी का यंगर अटल जी वाला रोल और उसके बाद पूरी फिल्म में अटल जी का उनका पूरा पोर्ट्रेल कई सवाल पीछे छोड़ गया। फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हेडगेवर जी को भी दिखाया गया और दूसरे सर संचालक श्री गोलवलकर जी को भी दिखाया गया है। और ये जानकर खुशी हुई कि डायलॉग्स लाइक पार्टियां आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए, ये असल में सबसे पहले किसने बोला है, ये अब जाकर ऑडियंस को फाइनली पता चलेगा। फिल्म में मेनली 1944 से लेकर 1999 तक के टाइम फ्रेम को दिखाने की कोशिश हुई है और कुछ सीन्स को छोड़ दें तो ये कोशिश कहीं ना कहीं अधूरी ही लगी है, जिसकी डिटेल्ड बात
हम हमारे एनालिसिस पार्ट में करेंगे। पंकज त्रिपाठी एज एन एक्टर बहुत ब्रिलियंट है, मगर इस फिल्म में वो चूक गए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अटल जी के जितने भी भाषण हम लोगों ने आर्काइव से लेकर मीडिया में अभी तक जो भी देखे हैं, उन सब में उनकी शैली, उनके हाथों का एक टिपिकल पैटर्न और माथे का और आई कोऑर्डिनेशन होना उनका सिग्नेचर स्टाइल था। और खासकर उनका पॉज लेना कई बार बातों को पूरा होने से पहले ही पूरा कर देता था। अब अगर मैं एक सेकंड के लिए कहूं कि जब अटल जी भाषण नहीं देते होंगे तब भी क्या वो अपने साथियों से, अपने कॉलीग से ऐसे ही स्टाइल में बात करते होंगे जैसे वो कोई भाषण देते हों? तब आप क्या कहोगे? अबे भूतिया है के? बस यही एक बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी। चलो मान लिया डायरेक्टर को ज्ञान नहीं होगा, मगर पंकज त्रिपाठी जैसे उम्दा कलाकार ऐसी बेसिक कॉमन सेंस वाली बात क्यों नहीं समझे? कुछ सीन्स छोड़ दें तो बाकी सारे वो सीन्स जिनमें वो भाषण नहीं दे रहे हैं, उन सभी में वो उसी स्टाइल में बोल रहे हैं जैसे वो भाषण दे रहे हैं। अब आप ही बताओ, ये एक्टिंग है या सिर्फ मिमिक्री? क्योंकि बॉस यही गलती अनुपम खेर से भी हो गई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी में। जबकि उसी फिल्म में संजय बारू का रोल करने वाले अक्षय खन्ना और अहमद पटेल का रोल करने वाले विपिन शर्मा आज भी सबको याद है। और ऐसे ही इस फिल्म में भी आपको दया शंकर पांडे, पीयूष मिश्रा और प्रमोद पाठक के रोल ही सबसे ज्यादा याद रहेंगे। इसका कारण है कि इन सभी ने उन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे अपने अपने तरीकों से किया है, और वहीं पंकज त्रिपाठी ने अटल बिहारी वाजपेयी के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के चक्कर में उनका मैनरिज्म पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, जिसके कारण वो पोर्ट्रेल जीवन तो नहीं हो पाया बल्कि इसके उलट सिर्फ एक मिमिक बनकर रह गया। अब इतना समझाने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आसान भाषा में समझना है तो आप सुशांत सिंह राजपूत का धोनी का पोर्ट्रेल देख लो। आप सभी मेरी बात समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और पंकज त्रिपाठी के रोल में एक टेक्निकल फ्लॉ भी है। अगेन, इसको समझने के लिए एनालिसिस मिस मत करना। मगर बात सिर्फ एक्टिंग की होती तो फिर भी मूवी बच सकती थी। एज जो ट्रीटमेंट हुआ है अटल जी की कहानी का इस मूवी में, तो भाई वो देखा नहीं गया। क्योंकि जो कहानी संघ के बैकग्राउंड से शुरू हुई वो आधे घंटे बाद सिर्फ कुछ सिलेक्टिव इवेंट्स और कुछ भाषणों तक ही लिमिटेड रह गई। वैसे फिल्म में राम मंदिर आंदोलन और आर्टिकल 370 के इशू पर वही बातें बताई गई हैं जो ऑलरेडी सबको पता है, लाइक आडवाणी जी की रथ यात्रा, मुलायम सिंह द्वारा कार सेवकों पर गोलियां चलवाना। हालांकि मुलायम सिंह यादव का रोल इस फिल्म में दिखाया नहीं गया है और सारा दोष वीपी सिंह की सरकार पर डाल दिया गया है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और बाबरी विध्वंस और उसके बाद के दंगे भी दिखाए हैं। एंड ऑफ कोर्स शुरू में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का रहस्यमय तरीके से मृत्यु भी दिखाया गया है। बट फिर भी एज एन ऑडियंस आपको फिल्म खत्म होते होते यही महसूस होगा कि जो फिल्म शुरू तो ऐसे हुई वो खत्म होते होते ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि इस कहानी का क्लोजर हो ही नहीं पाता है जिससे हम अटल जी की कहानी को आज के समय से जोड़ पाते और आज के युवा इस मूवी से अटल जी के असली कैरेक्टर को समझ पाते। बस सिर्फ कारगिल के कुछ सीन्स और न्यूक्लियर टेस्ट के आधी अधूरी कहानी दिखाकर छोड़ दिया। और हाँ, लाहौर बस यात्रा और अमन की आशा वाली आंटियां भी दिखाई हैं। मगर जो पॉलिटिकल लड़ाई अटल जी ने अपने टोटल तीनों टर्म्स के 6.5 साल एज अ प्रधानमंत्री लड़ी, वो सभी गायब थी। जो शायद इस बायोपिक में होती तो ये बायोपिक कुछ और ही होती। अटल जी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका शुरू किया था, मगर पांचजन्य के भी वो पहले संपादक थे जो आज तक पढ़ी जाती है, मगर फिल्म में पांचजन्य का नाम तक नहीं है। एज उसी वीकली मैगजीन ने 1962 की वॉर से लेकर इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार तक सबको हिलाकर रखा था। ये तो एक एग्जाम्पल है। सो भाई, क्या दिखाया गया, कैसे दिखाया गया और क्या क्या छुपाया गया, उसे जानते हैं अब हमारे एनालिसिस पार्ट में। अटल जी के जीवन को 3 शब्दों में अगर फिल्म के अनुसार समझना है तो वो 3 शब्द है: पीएम, पोएट और स्टेट्समैन। अब भाई पीएम तो वो थे ही और एक नहीं 3 बार बने, और पोएट वो जन्म से ही थे, मगर असली कहानी थी स्टेट्समैन बनने की। भाई वो अधूरी रह गई। अटल जी के जीवन के 3 बड़े लक्ष्य थे और वही उनकी पार्टी के भी थे: राम मंदिर, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वही उनके जीवन काल में पूरा ना हो पाने का उनका असली दर्द भी था।
देखा जाए तो अटल जी राजनीति के अभिमन्यु थे, जो चक्रव्यूह में घुस तो गए थे मगर कई मोर्चों पर वो उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए थे। मगर इन सब के बावजूद उन्होंने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया। अब आप सोचिए क्या होता कि अगर फिल्म उस समय से शुरू होती जब 6 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 प्रधानमंत्री मोदी ने हटाया था, और तब अटल जी वाली कहानी फ्लैशबैक में जाती। आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी ने हटाया जरूर है, मगर उन्होंने भी पहले अटल जी की ही तरह जम्मू कश्मीर की गुपकार फैमिली में से एक फैमिली को अपनी तरफ तोड़कर ही आगे का कदम चला। बस फर्क यह था कि अटल जी ने फारूक अब्दुल्ला फैमिली का साथ लिया था और नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती फैमिली का। अब यह बात कुछ और है कि अटल जी कोएलिशन की मजबूरी में फंसे रह गए और वहीं नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती के साथ मिलकर उसको ही मामू बनाकर जम्मू कश्मीर के सिस्टम में घुसकर आर्टिकल 370 को 2019 में खत्म कर दिया। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि मूवी की शुरुआत एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से होनी थी। सुषमा स्वराज जी के आखिरी के ट्वीट यही बात को दर्शाते हैं। एस जनसंघ के बनने का मूल पहला उद्देश्य यही मुद्दा था, जिसे फिल्म में दिखाया भी गया है। मगर जब आप इस बात का प्रॉपर क्लोजर आज के कंटेक्स्ट में इस तरह से ऐड करके दिखाते हैं, तब आज की युवा को ये पूरा कंटेक्स्ट समझ में आता। मगर फिल्म में कारगिल की बात तक अटल जी को सीमित कर दिया, और इससे हुआ ये कि आज का युवा मोदी जी के पॉलिटिकल गुरु को समझ ही नहीं पाएगा। अटल जी की एक और बात अगर इस मूवी में न्यूक्लियर टेस्ट से संबंधित दिखाई जाती तो ऑडियंस को मालूम पड़ता कि अटल जी वॉज दैट पॉलिटिशियन जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए ये नहीं सोचा था कि भाई ये काम तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कर रहे थे तो मैं प्रधानमंत्री बनकर क्यों करूं। मैं समझाता हूं। असल में उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस के अंदर ही पूरी तरह से पावर में आई नहीं थी। बोले तो कांग्रेस राजीव गांधी के जाने के बाद 1997 तक गांधी परिवार की पकड़ से पहली बार छूटी हुई थी। तो ऐसे में नरसिम्हा राव टुक द बोल्ड स्टेप फॉर न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियां लगभग उनके ही कार्यकाल के अंतिम दिनों तक पूरी हो चुकी थी, मगर कांग्रेस सरकार के ही कुछ गांधी फैमिली के लॉयलिस्टों के चक्कर में वो टेस्ट ऐन मौके पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे। एंड इवन अमेरिकन सैटेलाइट्स भी भारत पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। हमारे देश में अमेरिका के चमचों की भरमार उस समय भी बहुत ही थी। बट जब पहली बार अटल जी की सरकार के 13 दिन में गिरने के बाद वापस अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब नरसिम्हा राव ने अटल जी के कान में यही बात धीरे से कही थी, मैं नहीं कर सका, तुम कर देना। और ठीक पहला ही मेजर काम आते ही अटल जी ने यही किया। 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद करीब 24 साल बाद भारत ने 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे, जिससे भारत पूरी तरह से न्यूक्लियर स्टेट बन गया। और इस एक घटना ने भारत को तो न्यूक्लियर पावर बना दिया था, मगर अटल जी के व्यक्तित्व को स्टेट्समैन की ओर और अग्रसर किया था। ये वाली बात नरसिम्हा राव वाली पूरी तरह से फिल्म में होनी चाहिए थी। आज के युवाओं को यह भी तो पता पड़े कि कांग्रेस विदाउट गांधी फैमिली होती कैसी है, और विद गांधी फैमिली तो हम देख ही रहे हैं। अटल जी का तीसरा कार्यकाल, बोले तो कारगिल विजय के बाद जब एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार में आया था, तब अटल जी पर सोनिया गांधी ने एक बार ऐसा भाषण दिया था जिसका एक एक शब्द अटल जी ने अपने जवाबी भाषण में रिपीट किया था। टू बी इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल एंड ब्रेजनली करप्ट। और वो बात भी कही जो तारीख बन गई। यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला। अटल जी का पूरा तीसरा कार्यकाल बहुत सी ऐसी घटनाओं से भरा था जिसे फिल्म में पूरा ना सही मगर कुछ मेजर घटनाओं में तो दिखाना ही चाहिए था। जैसे 2003 का कांग्रेस द्वारा लाया गया फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें फिर से वही कोशिश की गई थी, वही एक वोट से सरकार गिराने वाली कोशिश। चार्ज करते हैं आपको, आप पर अभियोग लगाते हैं और सब आपको दंडवत करें, दब्बा मुलाहिजा होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। अब फिल्म के एंड क्रेडिट्स में एक लाइन लिखी है कि भाई 50 साल पुराना कावेरी विवाद अटल जी ने सॉल्व किया। भाई एंड क्रेडिट में एक लाइन, थोड़ा इस इशू पर भी प्रकाश डाल देते हैं। सही मायनों में स्टेट्समैन वाला काम
देश के अंदर ये भी था। 8 सितंबर 2002 को अटल जी ने उस समय के तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पौंडीचेरी के सीएम्स की मीटिंग करवाकर एक जज बनकर कुछ समय के लिए वाटर शेयरिंग के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू करवाकर सबको एक साथ एक पेज पर ला दिया था। एंड माइंड यू, ये सभी चीफ मिनिस्टर्स नॉन बीजेपी थे। अगेन अ स्टेट्समैन। 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक के समय कैसे अटल जी ने करीब करीब युद्ध करने का मन बना ही लिया था। और ठीक इसी घटना के बाद 2002 में पोटा कानून, बोले तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी अटल जी लाए थे। वो टेररिज्म जानबूझते बोला है, आप तो तमद्दाल हैं, यूट्यूब की कृपा रहती है। जनरल मुशर्रफ को आगरा समिट में बुलाकर डांटा भी था। और 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 का हाईजैक को सब कैसे भूल सकते हैं। उस समय अटल जी का क्या रोल था। मैं मानता हूं कि फिल्म में आप हर इवेंट नहीं दिखा सकते हो, मगर जो इवेंट्स आपने सिलेक्ट करे हैं उन्हें ही आप प्रॉपर दिखा देते हैं। क्योंकि ऐसी आधी अधूरी, आधा तीतर आधा बटेर वाली बायोपिक से पंकज त्रिपाठी को तो वाहवाही मिल जाएगी, मगर अटल जी की कहानी हमेशा के लिए स्पॉइल हो जाएगी। इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट्स पर डायरेक्शन के अलावा कास्टिंग भी बहुत जरूरी होती है। हमने कई फिल्मों में देखा है, खासकर बायोपिक्स में, जहां अगर कास्ट सही हो जाती तो वो बायोपिक्स का लेवल उठ जाता। एज पंकज त्रिपाठी पर्सनली स्पीकिंग, मेरी नज़र में आडवाणी के रोल में ज़्यादा बेहतर होते बजाय अटल जी के। एज अटल जी की वॉइस का मॉड्यूलेशन अपवर्ड्स था और त्रिपाठी की वॉइस का मॉड्यूलेशन डाउनवर्ड्स है, तो पंकज त्रिपाठी कितना भी कोशिश कर लेते वो भाव में कमी रह ही जाती। इनफैक्ट मुझे पर्सनली अटल जी के रोल के लिए मनोज वाजपेयी से बेटर एक्टर इन द करंट सिनेरियो कोई लगता ही नहीं है। और फिर इनके साथ पंकज त्रिपाठी आडवाणी का रोल करते और ये जो कुछ मेजर इवेंट्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं उनको लेकर एटलीस्ट 2 पार्ट की फिल्म बनती, तब जाकर एक सही मायने में परफेक्ट बायोपिक बनती। साला सरदार खान और फैजल खान वाले क्यूटियापे वाली फिल्मों पर 2-2 पार्ट्स वाली गैंग्स ऑफ वासेपुर बन सकती है, मगर अटल जी पर 2 घंटा 18 मिनट की फिल्म में भैया कुछ का दिल जीत लेती है। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, फिल्म में दिखाया गया है, और सबको यही लगता है कि सोनिया गांधी और जयललिता के कारण ये हुआ। बिल्कुल सही, करने वाले यही दोनों थे, मगर हु वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? आज के कट्टर हिंदुओं के सम्राट सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही जयललिता और सोनिया गांधी की टी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और जयललिता को इन्फ्लुएंस किया था कि वो सोनिया माता की शरण में चली जाएं और हाथ मिला लें। अब आप कह सकते हैं कि फिल्म में ये सब दिखाने से क्या हो जाता? ये भी ठीक है, क्या हो जाता। अब ऐसा है, आज यही सुब्रमण्यम स्वामी जी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं एंड इवन राम मंदिर के इशू पर भी संघ की भूमिका से ज्यादा खुद की भूमिका को ज्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं। और जो लोग अभी इस समय सोशल मीडिया पर हैं वो ये सब समझ चुके हैं, जो नहीं है उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कुछ कट्टर हिंदूवादी इन्फ्लुएंसर्स संघ की भूमिका इन राम मंदिर मूवमेंट को कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं। ये लोग ट्रैश बनकर भी कर रहे हैं और नियो हिंदूवादी बनकर भी कर रहे हैं। खैर ये बातें किसी और दिन करेंगे। इवन राम मंदिर बनने का क्रेडिट ऐसे ही लोग सिर्फ कोर्स को ही देते हैं, जबकि अब तो योगी जी ने भी कह दिया कि कोर्स को करना था तो इतने साल लगे कैसे। सरकार का प्रेशर भी तो होता है ना बाबू। वैसे पहला एपिसोड ऑन राम मंदिर अयोध्या में भी हम इन्हीं सब बातों पर डिटेल में बात करेंगे। सो कमिंग बैक, अब भी हमारे देश में पढ़े लिखे गधों की कमी तो है नहीं, जो आज भी ऐसे महानुभावों के प्रभाव में आकर शीघ्र पतन के शिकारी बन जाते हैं और अभी अभी अवेकंड हुए हिंदू जनता को कंफ्यूजिया कर देते हैं। इसीलिए जनहित में बताना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। देखा ना, बड़ी मीडियोक्रिटी छाई है, बहुत काम करना पड़ेगा। और अब चलते चलते अटल जी की मूवी, उससे पहले सैम बहादुर की बायोपिक और उससे पहले नरेंद्र मोदी की बायोपिक, ये तीनों बायोपिक्स एक बात प्रूव करती हैं कि बाबू बीफ फूड इज नॉट रेडी फॉर अ ट्रू बायोपिक। क्योंकि भैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश के कई महान कैरेक्टर्स पर ऐसे ही मीडियोकर मूवीज बनती रहेंगी और जो लोग इन मूवीज की पीआर टीम से पैसा लेकर रिव्यू करेंगे उनके चक्कर में ऑडियंस आकर ऐसी मूवीज को ही स्टैंडर्ड मूवीज फॉर बायोपिक्स मान लेंगी।
और इससे क्या होगा, पूरा समाज मीडियोकर हो जाएगा, हिंदी में बोले तो गधा हो जाएगा। वैसे फ्यूचर वीडियोस में ऐसी और भी बातें होंगी, बट हाँ, भूलना मत, कल शाम को अयोध्या राम मंदिर का सॉन्ग मिस नहीं करना है। जय श्री राम। अगर आप भी अटल जी पर एक वेब सीरीज डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।